इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में संगीत और डांस दोनों का ही बहुत ही एक अहम भूमिका हमेशा से रहा है। फिल्म के प्लॉट को आगे बढ़ाना हो या फिर फिल्म के किसी थीम को सिंबलाइज करना हो, संगीत एंड डांस दोनों की वैल्यू एक अलग लेवल पर होती है। और ये सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात नहीं है। इंडिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की बात करो, चाहे साउथ इंडियन इंडस्ट्री हो, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सब में ये एक चीज कांस्टेंट जैसी रहती है। मोस्टली देखा जाए तो फिल्म में ऑडियंस बस उसके गाने और डांस परफॉर्मेंसेस पे के बेसिस पर ही लोगों के सबकॉन्शियस पे वो फिल्म रह जाती है। कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक आग सी लगा दी थी, जिसने ऋतिक रोशन को एक सुपरस्टार बना दिया। पर लोग उस फिल्म को जितना ज्यादा ऋतिक के परफॉर्मेंस और एक्टिंग से जानते हैं, उससे कई ज्यादा उसके आइकॉनिक म्यूजिक एंड डांस सीक्वेंस से जानते हैं। एक पल का जीना से लोग इतने ज्यादा एसोसिएट करते हैं और वो इतना ज्यादा आइकॉनिक है कि आज भी ऋतिक रोशन को उसी डांस मूव को रेप्लिकेट और डांस करने की रिक्वेस्ट करी जाती है। इसलिए फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी हो, गाने और डांस दोनों उस फिल्म की एक तरह से जान होती है। कुछ फिल्में लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके गाने हमेशा से याद रहते हैं और वो अमर हो जाते हैं। इसीलिए सिंगर्स और डांसर्स का दर्जा हमेशा से बॉलीवुड में एक अहम स्थान पर रहा है। कलाकार जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे जैसे पुराने सितारे हो, या फिर नए कलाकार हो जैसे अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, विशाल मिश्रा, शान, के, अमित त्रिवेदी जैसे लोग हो, हर एक एज और जनरेशन को डिफाइन करने के लिए कलाकार रहे हैं। अगर 80s में किशोर कुमार एंड रफ़ी थे, तो 90s में कुमार शानू एंड उदित नारायण थे, और अभी के दौर पर अरिजीत सिंह, दिलजीत या अमित त्रिवेदी अपनी आवाज देते हैं। पर कुछ गाने ऐसे बनते हैं जो कि टाइम को ट्रांसेंड कर जाते हैं। उनकी कोई एज एंड जनरेशन की बाउंड्री नहीं होती और वो एवरग्रीन गाने बनकर अमर हो जाते हैं। उन्हीं कुछ गानों को सुर देने वाले कलाकार में से एक थे किशोर कुमार साहब। Possibly the most gifted of all the singers and arguably the voice during the 70s and the 80s, किशोर कुमार जैसे गायक और कलाकार भारत में बहुत कम बने हैं। कलाकार इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी सिंगर तक सीमित नहीं रखा, as he even acted in various movies. Possibly the most versatile voice of India and in fact उनके गाने तो आज भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। चाहे सैड सॉन्ग हो, हैप्पी हो, गुस्से वाला हो, उन्होंने सारे इमोशनल स्पेक्ट्रम पे अपनी आवाज दी है। कई नामचीन कलाकार, स्पोर्ट्स स्टार, इन्फ्लुएंसर, सिंगर्स ने तो किशोर दा को अपना आइडल बताया हुआ है। फिर चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही हो जिसने किशोर कुमार के गानों को अपना साथी बताया हो, या फिर विराट कोहली हो जिसने किशोर कुमार से मिलने का अपना एक अधूरा सपना बताया हो, या फिर राजेश खन्ना ही क्यों ना हो जो कि इंडिया के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने किशोर कुमार को अपनी सोल बताई थी। पर जितना ज्यादा नाम लोगों को इससे याद रहता है और जिस तरह से लोग इनके गानों को जुबानी याद करते हैं, उतना ही कम लोगों को उनकी निजी जिंदगी के बारे में पता होता है। किशोर कुमार अपनी जिंदगी एक रोलर कोस्टर से कम की तरह नहीं जीते थे, और आज इसीलिए हम इस वीडियो में उस कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में बात करेंगे जो शायद लोगों को पता हो, लेकिन सुनकर वो किशोर दा के बारे में चौंक जरूर जाएंगे। किशोर कुमार जितने ज्यादा एसेंट्रिक और एनर्जेटिक थे पर्दे पर, उतने ही खुश मिजाज थे अपनी निजी जिंदगी में भी। वो अपने दोस्तों और वर्किंग कोलीग्स के साथ हंसी मजाक, प्रैंक, शरारत करते ही रहते थे। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर कोई भी एक बार को चौंक जाए। उन्होंने अपने ही कोलीग के हाथ को अपने दांतों से काट लिया। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि किशोर कुमार साहब से मिलने उनके दोस्त एच.एस. रावल उनके घर गए थे। एच.एस. रावल एक डायरेक्टर थे जिन्होंने किशोर दा के साथ काफी काम किया था। फिल्म जैसे शरारत हो, मेरे महबूब, महबूब की मेहंदी, लैला मजनू के निर्माण करता यही थे। तो एक दिन वो किशोर के घर जाते हैं उन्हें कुछ पैसे देने, क्योंकि रावल साहब खुद कुछ उधारी पर थे। घर पर घुसने से पहले किशोर कुमार के घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, बीवेयर ऑफ किशोर करके, जिसे वो नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई हंसी मजाक होगी। गेट वो खटखटाते हैं और किशोर दा खुद उन्हें वेलकम करने के लिए आते हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो अपने मॉनेटरी सेटलमेंट को पूरा किया, और फिर जब जाने की बारी आई तो एच.एस. साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। पर तभी किशोर दा ने उन्हें हाथ को दांतों से काट लिया। चौंक के और डर के उन्होंने अपने हाथ को पीछे लिया और हैरान होकर पूछा कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया। तो किशोर दा नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कहते हैं, साइन नहीं देखा क्या? हालांकि इसके बाद दोनों में रिश्ते कुछ खराब नहीं हुए, क्योंकि वो किशोर के इस मजाकिया और शरारती वाली मस्ती को समझते थे। पर यह हादसा जब जितना हास्यमय लगता हो, आज के दौर में ये किसी चौंकाने वाली घटना से कम नहीं। किशोर कुमार के मजाक करने की आदत तो इंडस्ट्री में बहुत लोगों को पहले से पता थी, लेकिन इस बार का हादसा कुछ अलग था।
इतना हैरान करने वाला कि शायद उनके करीबी भी इसे सुनकर झटके से दहक जाए। कहानी फिल्म हाफ टिकट के टाइम की थी। किशोर कुमार सेट पर उतने ही चंचल और मस्तीखोर थे, पर सेट पर कुछ लोगों को इससे थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, जिसमें से एक नाम कालिदास बटब्याल का भी था। वो इस फिल्म के सिर्फ फाइनेंसर ही नहीं थे, साथ ही उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे, और किशोर कुमार के इस मस्ती वाले अंदाज से वो थोड़े रूठने लगे थे। साथ ही साथ उनके नॉन कॉपरेशन विद द फाइनेंसर्स से उनकी जो सीमा थी वो टूट रही थी। एक दिन उनसे तंग आकर उन्होंने किशोर दा की कंप्लेन सीधे इनकम टैक्स अथॉरिटी से कर दी, ये कहकर कि किशोर दा के फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी डिस्क्रिपेंसी रहे हैं। अब कंप्लेन होगी तो एक्शन तो होना ही था, और इसीलिए उनके घर में ऑफिशियल्स ने दस्तखत देना शुरू कर दिया। किशोर दा को ऑब्वियसली ये अच्छी नहीं लगी, और जब उन्हें पता चला कि ये किसकी वजह से हुआ था, तो उन्होंने अपने पीओवी को रखने का एक अनोखा रास्ता अपनाया। उन्होंने कालिदास को अपने घर इनवाइट किया, और उन्हें लगा कि शायद वो मैटर को सेटल कर एक पॉजिटिव कंक्लूजन पर ये सब एंड करना चाहते हैं, और इसीलिए कालिदास ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। लेकिन घर पर घुसते ही किशोर दा ने उन्हें अपने घर के एक बड़े कबोर्ड के पास लेकर गए और वहां बोला कि उन्हें कुछ प्राइवेट बात करनी है, इसीलिए वो चाहते थे कि वो उनके साथ इसके अंदर घुसे। अब वो कबर्ड बहुत बड़ा था, और कहते हैं कि रूम अंधेरा था, तो इसीलिए उन्हें लगा कि शायद वो कबर्ड कम एक दरवाजा होगा, इसीलिए वो अंदर जाने की जुर्रत करते हैं, और यही उनकी गलती थी। ठीक जैसे मछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार किशोर दा ने उन्हीं कबर्ड के अंदर उन्हें लॉक कर दिया और उन्हें 2 घंटे तक उसी हालत में रख दिया। कालिदास के रोने धोने के 2 घंटे बाद जब उन्हें छोड़ा गया, तो किशोर कुमार ने उन्हें चेतावनी दी कि वे दोबारा उनके घर कभी ना आए। जितना ही फिल्मी और हैरान करने वाली ये सुनाई पड़ती है कहानी, उतनी ही सच्ची इसके किरदार रहे हैं, जिसे सुनकर लोग आज भी उतने ही दहक कर शॉक हो जाते हैं। किशोर कुमार जितने ज्यादा रंगीन ऑन स्क्रीन पर थे, उतना ही अपने निजी जीवन में भी रहे हैं, ये तो सबको पता है। बहुतों को ये भी पता होगा कि किशोर कुमार ने एक्चुअली 4 बार शादी करी थी, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार ने जब मधुबाला से शादी करी थी, तो उन्होंने अपना रिलीजन भी कन्वर्ट किया था। जी हाँ, वही मधुबाला जिसे इंडिया की मैरिलिन मोनरो भी कहा गया है, एंड शी इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। पर कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है। क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि किशोर दा की तारें एक्चुअली आधी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, नॉट बाय प्रोफेशन बट बाय पर्सनल रिलेशन। समझाता हूँ। किशोर दा की पहली बीवी रूमा गुहा अपने आप में एक बंगाल की एक बहुत बड़ी हस्ती थी। एक ट्रेंड एंड एक्लेम्ड वोकलिस्ट एंड डांसर के साथ साथ उन्होंने फिल्म्स में भी बहुत काम किया था। इनफैक्ट उन्होंने 1950 के एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग एंड डांस ट्रूप कैलकाटा यूथ क्वायर का स्थापना भी उन्होंने ही किया था। तो ये तो जाहिर थी कि वो कोई छोटी हस्ती तो नहीं थे। बट ट्विस्ट यहाँ आता है। रूमा गुहा की जो मदर थी सती देवी, उनकी एक बहन थी जिनका नाम बिजोया था, और ये बिजोया और कोई नहीं सत्यजीत रे की बीवी थी। वही सत्यजीत रे जिन्हें इंडियन फिल्म हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड डायरेक्टर्स में से माना जाता है। कितने ही फिल्मों के योगदान दे रखे हैं उन्होंने, जैसे कि पोतेर पांचाली हो, अभिजान हो, जैसे बड़े बड़े फिल्मों के रचयिता करता यही है। और इससे किशोर दा और सत्यजीत रे की दोस्ती एक तरह से की शुरुआत भी हुई और गहरी भी हुई, पर आगे की दास्तां भी अभी भी बची हुई है। किशोर कुमार की तीसरी बीवी योगिता बाली के साथ हुई शादी को वो एक अच्छा रिलेशन नहीं मानते थे। इनफैक्ट किशोर दा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये यूनियन एक मिसटेप लगा था। पर नजर अगर संबंध पर डालें तो बात कुछ ऐसी निकलती है कि योगिता जी गीता बाली की नीस थी, और गीता बाली और कोई नहीं शम्मी कपूर की पहली बीवी थी। वही शम्मी कपूर जिसने कितने आइकॉनिक फिल्म दिए हैं, और जो खुद राज कपूर के भाई थे। वही राज कपूर जो कि कपूर खानदान के शायद सबसे बड़े नाम रहे हैं। तो देखा जाए तो किशोर की तारें इंडिया के बिगेस्ट फैमिली ट्री से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जो फिल्म फैमिली है। पर सबसे ज्यादा अनोखी बात तो ये है कि बाप्पी लहरी, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट आइकॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स रहे हैं और डायरेक्टर रहे हैं, जिसने न जाने कितने ही बेहतरीन गाने दिए हैं, जैसे जिमी जिमी हो, इंतहा हो गई इंतजार की हो, तम्मा तम्मा हो, कितने बड़े बड़े गाने डिलीवर किए हैं। वो उनके खुद के मामा रहे हैं किशोर कुमार। इनफैक्ट उनकी बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी थी कि किशोर कुमार ने अपनी कितनी सारी मूवीज और गानों के लिए बप्पी लहरी को डायरेक्टर लिया था, उन्होंने अपनी आवाज दी थी। बप्पी लहरी की एक्टिंग डेब्यू का जो ब्रेक था वो भी किशोर कुमार ने ही दिया था, उन्हीं के डायरेक्टेड कॉमेडी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में, जहां पर किशोर दा के भाई भी फीचर्ड थे, अशोक एंड अनूप कुमार। और सबसे बेहतरीन बात तो ये थी कि उनके मरने के एक दिन पहले उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, गुरु गुरु, जो कि बाप्पी लहरी ने कंपोज किया था। इनफैक्ट उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि बाप्पी लहरी रिपोर्टेडली टूट गए थे जब
उनके मामा किशोर कुमार की मौत हुई और उन्होंने तो म्यूजिक छोड़ने तक का फैसला कर लिया था बिफोर ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू। तो अभी तक बताई हुई कहानियों से इतना तो साफ था कि किशोर कुमार एक बहुत ही चंचल और एक मस्तीखोर इंसान थे, लेकिन जितने चंचल वो एक्चुअली में थे ना, उससे कहीं ज्यादा वो रिजर्व्ड भी थे। किशोर दा की कुछ हरकतों पर अगर आप ध्यान डालोगे तो वो पागलपन ज्यादा लगता है और चंचलता कम। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उन्होंने अपने घर के गार्डन के आंगन में पेड़ लगाए थे जिनसे वो वार्तालाप करते थे। जी हाँ, उन्होंने उन पेड़ों का नाम तक रखा था, जनार्दन, बुद्धूराम और गंगाधर। जो लोग उनसे मिलने भी जाते थे उनका खुद मानना था कि ये कोई प्रैंक या परफॉर्मेंस या फिर कोई थिएट्रिक नहीं था। वो जेन्युइनली विद कन्विक्शन एंड विद ऑल सीरियसनेस उनके साथ बात करते थे और उन्हें लगता था ये पेड़ ही बस माध्यम है जिनसे वो अपनी दिल की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि उन्होंने अपने लिए एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था। उन्होंने अपने मनगढ़ंत जीवन के लिए एक बच्चा तैयार किया था जिससे वो बातें और खेल कूद करते थे। वो तो 2 वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी बात करते थे। कभी कभी ऐसा कहा गया है कि अगर वो कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं और सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद वो उसी बच्चे की आवाज में खुद से बात करते हुए ये कहते थे कि शायद गाना अच्छा नहीं हुआ, तो वो उसको रिप्लाई अपनी ही आवाज में देते थे। तो ऐसा लगता था कि हाँ, वो किसी बच्चे से ही बात कर रहे हैं, हालांकि वो अपने से ही बात कर रहे हैं 2 अलग अलग वॉइसेस में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ उनकी निजी जिंदगी की बात है, तो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने अपना परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। जहां पर रिपोर्टेडली ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपनी 4 बीवियों को बंदरिया भी बोला हुआ है, क्योंकि कोइंसिडेंटली उनका जन्म सबके जन्म बैंड्रा में हुआ था। उनकी रंगीन मिजाज को मद्देनजर रखते हुए उनके भाई ने उन्हें मोहब्बत खान भी बोला था, क्योंकि उन्हें प्यार अक्सर हो जाता था। भी है उनके 4 शादियों से। तो इन सब थिएट्रिक्स और इन सब हरकतों से हमें ये भी लगता है कि किशोर दा जो है वो शायद कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी में काफी ज्यादा प्राइवेट रहे होंगे और काफी ज्यादा अलोन रहे होंगे, जिनके लिए वो ये करते थे। हालांकि बहुत लोग ये भी कहते थे कि शायद उन्हें मेंटल हेल्प की जरूरत है, पर शायद उतना ये शायद थोड़ा सा फार फेच भी हो सकता है। ऊपर के डिस्कशन से ये तो साफ हो गया था किशोर दा एक अनोखे किस्म के मनुष्य तो थे, लेकिन एक चीज हम डिनाई नहीं कर सकते कि जितना टैलेंट उनके अंदर गाने के लिए था, उतना ही उनके अंदर एक्टिंग का भी कीड़ा था। और ये सब उनके फिल्म्स और एक्टिंग फिल्मोग्राफी से हमें साफ साफ पता चलता है। फिल्म्स हो जैसे कि हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन जैसी फिल्में हो जहां पर उन्होंने बेहतरीन और बखूबी काम किया है, वो उनकी एक्टिंग प्रॉवेस को दिखाते हैं। पर कभी कभी किशोर दा की एंटिक्स और कन्विक्शन ऑफ द एक्टिंग इतनी अच्छी रियल हो जाती थी कि वो रील और रियल के बीच का जो फासला है उसी को ही खत्म कर देते थे। और अभी जो कहानी मैं बताने वाला हूँ ये इसका एक जीता जागता सबूत है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जेपी सिप्पी और वो किशोर दा के पास आए थे एक रिकॉर्डिंग के लिए। तो किशोर दा के बंगले पर गए सेशन को डिस्कस करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किशोर अपनी गाड़ी में चढ़ के कहीं जा रहे हैं। सिप्पी ने उन्हें बुलाया भी, लेकिन उन्हें सुना नहीं और वो जल्दी से चले गए। ऑब्वियसली सिप्पी थोड़ा कंफ्यूज तो हुए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद किशोर ने उनकी आवाज सुनी नहीं और वो अपने गाड़ी में चढ़कर उनके पीछे जाने लगे। और उन्होंने किशोर का पूरा पीछा किया, बॉम्बे की गलियों गलियों में घूमे, पीछा करते रहे, जाने कहाँ कहाँ, एंड फाइनली वो मड आइलैंड पहुंचे, जहां पर किशोर ने अपनी गाड़ी एक फोर्ट के खंडर के बीच रुकवाई। सीपी साहब बाहर आए, उसके पास गए और किशोर से पूछा कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ऑब्वियसली सीपी साहब क्यूरियस तो थे ही, पर किशोर दा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी कि वो तो इस आदमी के बारे में जानते ही नहीं थे। और मजे की बात तो ये है कि उन्होंने सीपी साहब को धमकाया भी कि अगर उन्होंने उनको हैरास करने नहीं छोड़ा तो वो पुलिस बुलाएंगे। सीपी साहब कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड होकर उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचा और वो छोड़ के चले गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह कि अगले सुबह किशोर दा खुद उनके स्टूडियो में आ गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग करी एकदम प्रोफेशनल की तरह और ऐसे ही टाइम पास करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मल था। अब सीपी साहब को गुस्सा तो आना ही था और वो कंफ्यूज भी थे कि यार, एक बंदा जो मुझे पिछले दिन इनकार कर रहा था पहचानने से, आज वो मेरे स्टूडियो में आता है और ऐसे बिहेव करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब सही है। तो उन्होंने किशोर को इसके बारे में पूछा, ऑब्वियस ही बात है। पर किशोर दा का रेस्पॉन्स अपने आप में शॉकिंग और फनी भी कह सकते हो। उन्होंने सीपी साहब को कहा कि शायद उन्होंने इस पूरे हादसे को अपने सपने में देखा होगा। किशोर ने ये तक बोला कि वो तो बॉम्बे में उस दिन थे ही नहीं, वो तो अपने होम टाउन खंडावा गए थे, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर तक दूर थी। इस आंसर ने सीपी साहब को बहुत शौक तो दिया ही, और किशोर दा की जो हरकत है उनको समझ नहीं आई कि ये मस्ती मजाक थी या फिर किशोर दा कुछ और सोच रहे थे। तो यार, ये थे कुछ मेरे फैक्ट्स जो मुझे प्रेजेंट करने थे, एंड आई होप इनको सुनकर आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मैं और भी सारे फैक्ट्स होंगे जो शायद
हमें और नहीं पता होंगे। और अगर आपको और कोई फैक्ट्स पता हो किशोर दा के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनकी निजी जीवन के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन से बिना भी मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।